हाय फ्रेंड्स, आई एम पारस लीलर। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा रासायनिक समीकरण के बारे में। इसमें आप पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएँ क्या क्या होती है। अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पदार्थों को उनके प्रतीक और अणुसूत्र से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं ये बोलूँ कि कोयले का दहन, तो कोयले में कार्बन होता है। कार्बन दहन, किसी भी वस्तु का दहन होने के लिए आवश्यक जो गैस है वो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन। इससे एक नया पदार्थ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड साथियों, ये एक शाब्दिक समीकरण है। इसको अपन रासायनिक समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसके अपन को प्रतीक और अणुसूत्र लिखने पड़ेंगे। कार्बन का प्रतीक है C प्लस ऑक्सीजन का अणुसूत्र है O2 इक्वल टू CO2। तो मित्रों, ये रासायनिक समीकरण हुआ। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि जो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उसको अपन क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्रियाकारक है या अभिकारक है? क्रियाकारक या अभिकारक। साथियों, क्रियाकारक या अभिकारक को अपन तीर का जो निशान आप देख रहे हैं इसके बाईं तरफ लिखते हैं। क्रियाकारक एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जब क्रियाकारक और अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पाद बनता है। उत्पाद एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से अधिक बनते हैं तो उसके बीच भी अपन प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो तीर के निशान के जो दाईं तरफ होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो आपको साथियों समझ में आ गया होगा कि तीर के निशान के जो बाईं तरफ है उसको क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं और तीर के निशान के जो दाईं तरफ है उसको अपन उत्पाद कहते हैं। इसकी दूसरी विशेषता पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण के अंदर द्रव्यमान संरक्षित रहता है। रासायनिक समीकरण के अंदर द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितना अभिकारक का द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होता है। इस समीकरण के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। ऑक्सीजन का अणु है, ऑक्सीजन का जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो 16 ग्राम होता है। तो यहाँ पर इसके 2 परमाणु हैं तो 16 × 2 ग्राम। तो अभिकारक का यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम यानी कि 44 ग्राम। तो अभिकारक का द्रव्यमान हुआ 44 ग्राम। इसी प्रकार से उत्पाद का द्रव्यमान भी 44 ग्राम होना चाहिए, तभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होगा। अपन देखते हैं, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो 16 × 2। तो ये अपन जोड़ देंगे 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, दोनों हो गए 44 ग्राम।
तो आप यहाँ देख रहे हैं अभिकारक का द्रव्यमान भी 44 ग्राम है और उत्पाद का द्रव्यमान भी 44 ग्राम है। तो मित्रों, इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। फिर अपन अगली विशेषता देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए जिस विधि का अपन उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं अनुमान विधि। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि का नाम है अनुमान विधि। संतुलित करने की विधि का नाम है अनुमान विधि। हिंदी में बोलते हैं अनुमान विधि। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और इंग्लिश में बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। तो साथियों, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए अपन अगली विशेषता देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो क्रियाकारक या जो उत्पाद भाग लेते हैं उनको अपन भौतिक अवस्था से दर्शाते हैं। कैसे? अगर अभिकारक या उत्पाद अगर ठोस है तो ठोस के लिए अपन एस लिखते हैं। एस का मतलब सॉलिड, सॉलिड यानी कि ठोस। और अगर पदार्थ द्रव है उसके लिए अपन एल लिखते हैं, मीन्स लिक्विड। और अगर पदार्थ की अवस्था गैसीय है तो उसके लिए जी लिखते हैं। और अगर पदार्थ का विलयन जलीय है तो उसके लिए अपन लिखते हैं एक्वस, EQ, जलीय विलयन, EQ, एक्वस। चलिए इसे अपने एक समीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, एक मैं समीकरण लिख रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल इक्वल टू CaOS का होल ट्वाइस। इस अभिक्रिया के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी प्रकृति ठोस है यानी सॉलिड है, तो अपन यहाँ पर S लिखते हैं। और जल है इसकी प्रकृति यहाँ पर L है, लिक्विड है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसकी प्रकृति ये चूने का पानी है यानी जलीय विलयन है, तो यहाँ लिखते हैं AQ, एक्वस। मित्रों, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको अपन बिना बुझा चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। जब ये जल से क्रिया करता है तब बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चूना बुझ जाता है, यानी ये बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार आपसे ये भी एक महत्वपूर्ण समीकरण है कि जो बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOS का होल ट्वाइस बोलते हैं, और जो बिना बुझा हुआ चूना है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं, अगली विशेषता पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जैसे अपन यहाँ देखते हैं कि जो अपन बाजार से चूना लाते हैं
उसमें अपन पानी डालते हैं तो उसमें से गरम गरम गैस निकलती है, यानी वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। तो ये अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये उदाहरण भी अपन कह सकते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का निकास होता है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण भी है। मीन्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निकास होता है, ऊष्मा का निकास, जिससे वातावरण के तापमान में वृद्धि आती है, वातावरण के तापमान में वृद्धि आती है। और एक अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है और वातावरण के तापमान में कमी आती है, उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता जिससे क्या होगा, वातावरण के तापमान में कमी आएगी, तापमान में कमी आएगी। साथियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को अपन प्लस के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ प्लस आगे अपने समीकरण से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं। जैसे अमोनिया गैस का निर्माण होता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू अमोनिया NH3। तो इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा निकलती है, तो अपन लिखते हैं प्लस 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। साथियों, इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का निकास हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। फिर अगली एक अभिक्रिया देखते हैं जिससे अपन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल से आपकी स्पष्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तब नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ प्रदर्शित करते हैं। 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर 2। तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जैसे आप ये देख रहे हैं, ये तीर का निशान एक तरफ है। इसमें आप देख रहे हैं जो तीर का निशान एक तरफ है, और जो अमोनिया अभिक्रिया, अमोनिया का निर्माण होता है, इसमें तीर का निशान इस प्रकार से होता है। तो एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया से तात्पर्य है ऐसी अभिक्रिया एक दिशा में संपन्न होती है, एक दिशा में संपन्न होती है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, वापस उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकते। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, जो दोनों दिशाओं में संपन्न
होती है। यानी कि अभिकारक से उत्पाद बन सकते हैं और उत्पाद से वापस अभिकारक बन सकते हैं, तो उसको अपन उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अमोनिया का निर्माण हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनिया बनता है, अमोनिया भी बनता रहता है, वापस ये अभिकारक भी प्राप्त होते रहते हैं। अगली विशेषता पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर ताप, दाब, उत्प्रेरक काम आते हैं तो उसको अपन तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये तीर का निशान है, तो यहाँ पर अगर ताप काम आ रहा है, जैसे माना कि यहाँ पर 773 केल्विन तापमान है और 200 एटमॉस्फेयर दाब है, तो इसको तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। इसको अपन एक और समीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, ये मैं एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया बता रहा हूँ। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी। तो मित्रों वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के अंदर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके आपको पूछ सकते हैं इसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, कौन सा उत्प्रेरक काम आता है, तो इसमें निकल उत्प्रेरक काम आता है। तो मैंने क्या कहा कि अगर अभिक्रिया के अंदर ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, उसको तीर के निशान के ऊपर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में निकल उत्प्रेरक काम आ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है साथियों। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो साथियों इस प्रकार से अपन ने आज पढ़ा रासायनिक समीकरण के बारे में और रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आप रासायनिक समीकरण की विशेषताएं जान गए होंगे। अगला वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण, अपचयन। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।